कि पिछले करीब 6 महीने से ईडी राजस्थान के अंदर अपनी जांच कर रही थी। कई सुराग उसके हाथ लग चुके हैं और आगे आने वाला वक्त काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ईडी न केवल पेपर लीक मामले की जांच कर रही है बल्कि दूसरे कई मामलों के सबूत सुराग भी उसके हाथ लग चुके हैं। और ऐसे में आने वाला वक्त कई सरकारी महकमों के लिए मुसीबत लेकर आ सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इन महकमों के भीतर किया गया है और ऐसे में उन अधिकारियों पर, उनसे जुड़े लोगों पर गाज गिरना तय है। और मैं अब रुख करना चाहूंगा बीके शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, एक बार उनका रुख करूंगा। सीधा बीके के पास चलेंगे। बीके जयपुर के सिविल लाइंस में मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर बीके कहां मौजूद है और क्या कुछ वहां पर राजनीतिक घटनाक्रम या फिर ईडी की कार्रवाई को लेकर घटनाक्रम देखा जा रहा है। दीपक, मैं अभी यहाँ पर हूँ। ये दिनेश कडानिया का निवास है सिविल लाइंस में। आप देखेंगे कि यदि ये जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, इसके बाद अगर दूसरी लाइन में जाते हैं तो मुख्यमंत्री निवास है, गवर्नर हाउस भी है। तो यहाँ उसके अपोजिट अगर दूसरी लाइन है, ये यहाँ पर ये एसडीसी का ये विनायक कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर फोर्थ फ्लोर पर दिनेश कडानिया का फ्लैट है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसके ताले नहीं खुले हैं और यहाँ क्योंकि उनके पास चाबी नहीं है। और अब इसके बाद ऐसी परिस्थितियों में जब चाबी नहीं होती है और उनकी किस तरह से उसे खोला जाए, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो सुरक्षा लोग, ये यहाँ पर जो सीआरपीएफ के हैं वो जवान यहाँ पर मौजूद है, टीम यहाँ पर आई हुई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब किसी परिसर में हम जाते हैं, ये ईडी जाती है और वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है, तो इनके क्या क्षेत्राधिकार है वो इसके ऊपर बातचीत हो रही है, क्या ये ताला तोड़ सकते हैं या ताला तोड़कर ये अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ अभी फ़िलहाल ये अपनी एक प्रक्रिया है ईडी की, तो उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर टीम ईडी की मौजूद है और दिनेश कडानिया, और अब जो जांच में जो पता चला है ये है कि जो सारण के लिए, ये सारण और आरपीएससी में जितने जो अधिकारी थे उनके साथ में जो लेन देन होती थी उसके बीच की कड़ी है दिनेश कडानिया। और ये तमाम जब इनपुट आए हैं, जब सारण को इन्होंने ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद में उसके रिमांड लिया था, तो उसमें ये तमाम तथ्य सामने आए हैं और उसके बाद ये कार्रवाई आगे की जा रही है। दीपक, बिल्कुल। तो दिनेश कडानिया की यदि बात करें बीके, तो किस तरीके के आरोप उन पर लगातार लगे हैं? दिनेश कडानिया की आप ये बात समझ सकते हैं दीपक कि ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं, डूंगरपुर से आते हैं और ये माना भी जाता है कि सीएम के करीबी हैं। तो ये तो एक इसका राजनीतिक पक्ष है। दूसरा पक्ष अगर इस पेपर लीक मामले में माना जाए तो ये जो सारण के और दूसरे जितने भी लोग हैं, कटारा और उनके बीच की ये मध्य की कड़ी थी, और जो दूसरे लोग जिनको ये पेपर लीक करके पहुंचाए जाते थे उनके बीच में लेन देन, पैसा भी। और ये भी सामने आया है कि इनको सारण मंथली पैसा देता था दिनेश कडानिया को। ये इस तरह की बातें और भी जो जांच हैं उनमें ये तमाम तथ्य सामने आए हैं। और अभी धीरे धीरे जब ये जांच हुई है, अब इनको अभी पकड़ा जाएगा, तमाम ये जांच के बाद में और जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन कुल मिला के ये एक बीच की कड़ी के तौर पर उभर के आए हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, डूंगरपुर से आते हैं, सीएम के करीबी हैं। तो तमाम ये बातें हैं, इनको काफ़ी ये पेचीदगी है इस पूरे मामले में। लेकिन आपको जानकारी होगी कि ईडी जैसे ही जब कहीं पर रेड डालती है उससे पहले पूरी तस्दीक करती है। जब तक कि उसके पास पूरे पुख्ता इनपुट नहीं होता तब तक रेड एक अंतिम चरण होता है इस ईडी की कार्रवाई का। लेकिन पहले तमाम दस्तावेज, तमाम इनपुट हैं वो उनको पुख्ता हो जाता है, उनको कंफर्म होता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें उन्हें कोर्ट में भी जवाब देना होता है। तो ये उनको ये लग रहा है कि इसमें जो दिनेश कडानिया का रोल है वो पूरी तरह से पुख्ता है, उनके पास सबूत है तमाम। क्योंकि सारण के जो बयान आए हैं रिमांड के दौरान, उसने नाम लिया है और उसने उनकी भूमिका स्पष्ट की है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये शिकंजा दिनेश कडानिया के ऊपर, अशोक जैन के ऊपर और ये लोगों के ऊपर कसा है ईडी ने। बीके, एक जानकारी तो ये भी सामने आ रही है कि दिनेश कडानिया जो है उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर भी ईडी ने दस्तक दे दी है।
जी हाँ, बिल्कुल। क्यों इनके ससुर के यहाँ पर भी ईडी की टीम पहुंची है, और ये माना जो बेटे के ससुर के यहाँ, जो खड़ानिया के बेटे हैं उनके ससुर के यहाँ भी ईडी की टीम पहुंची है। तो ये माना जाता है आमतौर पे ये जब इस तरह से पैसा जब आता है तो उस पैसे को अपने निकट के या दूसरे विश्वसनीय जो रिश्तेदार है उनके यहाँ पर खपाया जाता है। ये इस तरह का कोई इनपुट था कि उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। तो ये तमाम, अब ये शुरुआती दौर है ईडी की इसका कार्रवाई का, इसमें और भी कितने लोग हैं, कई मजबूत बड़े लोग भी इसमें, जिनका राजनीतिक रसूख है वो लोग भी इसमें, और भी नाम कुछ खुलासा हो सकता है जिसमें कई बड़े नाम भी शामिल है। दीपक, देखिए, आप ईडी की कार्रवाई को अमूमन देखते आए हैं। यदि दिनेश खोडनिया से जुड़े हुए लोग या उनके परिवार के लोग जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां पर नहीं है, तो ऐसे में क्या अब ईडी आगे कार्रवाई कर सकती है? क्या सीजर की कार्रवाई भी हो सकती है यहाँ पर? देखिए, ऐसे में ऊपर से परमिशन लेनी होती है उनको, और इसमें कुछ गवाह हाथों हाथ वहीं पर कुछ लोगों को सामने रखा जाता है उनके सामने, और उनको तथ्य के तौर पे कुछ लोगों को साथ में रखकर, जिसमें स्थानीय निवासी भी हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी भी होते हैं, उनके सामने वो ताला तोड़ा जाता है, उसके बाद में उनको साथ में रखा जाता है। तो ये, और ऊपर से इसमें परमिशन ली जाती है। बाकी और भी जो प्रक्रिया है ईडी की उस पर, क्योंकि ईडी यहाँ पर तैनात है और आगे इसमें, लेकिन अभी तक यहाँ पर फ्लैट का ताला नहीं खोला गया है, ये अभी अपडेट है। और अभी इसके ऊपर जो क्या कार्रवाई हो सकती है, इसमें तकनीकी क्या प्रावधान है, वो तमाम चीज़ें हैं, वो सामने आएंगी उसके बाद में ईडी यहाँ पर। लेकिन ईडी आई है और यहाँ पर वो इन्होंने तय किया है कि ये जांच जरूर करेंगे, और किस तरह से पहले कोशिश की जाएगी कि चाबी मंगा के वैधानिक तरीके से उसको ढंग से खोल के और फिर जांच की जाए। यदि यहाँ पर उनको चाबी उपलब्ध नहीं होती है तो ताला भी तोड़ा जा सकता है। दीपक, देखिए, एक बार हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए चाहेंगे, अब नज़ारा दिखाएं कि आखिर क्या कुछ उस बिल्डिंग के बाहर नज़ारा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में जिस तरीके से बताया था कि सीआरपीएफ भी वहां पर तैनात की गई है। जी हाँ, जैसे हमने शुरू में दिखाया भी, कोशिश भी की कि ये पूरी बिल्डिंग है यहाँ पर, और बिल्डिंग के अंदर ये मेन गेट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि ग्लास है, ग्लास के अंदर आपको सीआरपीएफ के जवान, आपको गन के साथ में, अगर इसमें से हम कैमरे के इस ग्लास के पार दिखा पा रहे हैं हमारे कैमरामैन तो दिखाएंगे, और इसको बंद किया हुआ है क्योंकि ईडी की कार्यवाही में अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ईडी के अधिकारी 4th फ्लोर पर है, उनका जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर पर है, और अंदर यहाँ पर जो पोर्च है, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी सीआरपीएफ के वो गनमैन तैनात है। ज़्यादा जो और दूसरे लोगों को दिक्कत ना हो ये ज़रूर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कई सारे फ्लैट हैं इसमें, तो दूसरे जो लोग हैं, फ्लैट में रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानी ना हो, उनको आने जाने से नहीं रोका जा रहा। केवल इनको जो 4th फ्लोर पर दिनेश कड़ानिया का जो फ्लैट है, केवल उस पर उनको तस्दीक करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये तैनात है। बाकी लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके अभी ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। दीपक, चलिए भी, क्या आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि राजस्थान में आज सियासत भी गरमाई हुई है, क्योंकि पेपर लीक मामला जो चल रहा था उसमें भूपेंद्र सारण ने ईडी के सामने कई सबूत, जो राज है वो खोल दिए हैं। और ऐसे में जब ईडी ने सबूत जुटाने के बाद में आज कार्रवाई को करना शुरू किया, उसके बाद में डूंगरपुर से लेकर उदयपुर, उदयपुर से लेकर जयपुर, काफ़ी जगह हलचल भूचाल नजर आया है। और उसी की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। जयपुर का सिविल लाइन्स इलाका, जहां पर तमाम मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े सफ़ेद पोश रहते हैं, उसी इलाके में दिनेश खोडनिया भी रहते हैं, और उनके घर पर भी ईडी पहुंची, हालांकि वो घर पर नहीं है। ऐसे में ईडी सीआईएसएफ के जवानों के बीच में जवानों के साथ में पहुंची और वहां पर तैनात भी है, और आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी ईडी उसको अपनाते हुए कार्रवाई करेगी। इसी बीच में किरोड़ीलाल मीणा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे दूसरी विंडो के अंदर, जहां पर किरोड़ीलाल मीणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं पेपर लीक मामले को लेकर, और बताते हैं कि मैं यहां से आप तमाम लोगों को उस जगह लेकर चलूंगा जहां की काला धन छुपा हुआ है। और ठीक उसके बाद में किरोड़ीलाल मीणा अपने काफिले के साथ रवाना हो जाते हैं। जयपुर के गणपति प्लाजा वो पहुंच जाते हैं, और बेसमेंट में जहां पर लॉकर बने हुए हैं, उन लॉकर के बाहर जाकर किरोड़ीलाल मीणा धरने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक पुलिस नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ पर धरने पर बैठा रहूंगा, इनको सीज किया जाना चाहिए। और कहते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़ी मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी हैं, जिनका काला धन और सोना यहाँ पर रखा हुआ है। ये तस्वीरें उन लॉकर्स की है जहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा तमाम पत्रकारों के साथ पहुंचे हैं, और इसी लॉकर के बीच में काला धन छुपे होने की बात वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं।
और बीके शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि जानकारी दे रहे थे दिनेश खुडनिया के घर के बाहर से। बीके, यदि देखिए, मैं लगातार सवाल राहुल से भी पूछ रहा था, मैंने जितेंद्र जी से भी सवाल पूछा, मुझे बताइए कि राजस्थान की सियासत में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव काफी नजदीक आ चुके हैं। दीपक, आपकी सियासत से संबंधित जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये जो गणपति प्लाजा का लॉकर है, ये आज से नहीं, ये लगभग 10-15 साल से हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। आपको जानकारी होगी 2010-11 में भी एक भीलवाड़ा में जो RCDF के एक मैनेजर थे, उसके ये 10 करोड़ रुपए मिले थे। तो ये जो लॉकर है यहाँ पर, ये प्राइवेट लॉकर है, ये प्राइवेट लॉकर होता है, इसलिए इसमें RBI की ज़्यादा गाइडलाइन का तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जाता। और हमेशा से ये जो लॉकर है ये इस ऐसे विवादों में रहा है, और यहाँ इस तरह का कई बार मामले आए हैं कि भ्रष्टाचार का जो धन है, सोना है, इस जो ज़मीनों के कागजात हैं, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। ये बात सही है कि यहाँ इस लॉकर के लिए ये फेमस है, ये इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह से ये एक आश्रय स्थल माना हुआ है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या इस तरह से गलत तरीके से या अवैध रूप से जो धन कमाया जाता है, संपत्ति या सोना यहाँ अक्सर मिलते हैं। तो ये चर्चा का विषय ये भी है, और इसकी जानकारी मेरे पास है कि यहाँ कई इस तरह के लोगों के लॉकर हैं जिनकी अगर जांच की जाए तो शायद बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। दीपक, बिल्कुल बीके, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जैसा मुझे भी जानकारी है, राजधानी जयपुर के अंदर आपने गणपति प्लाजा का जिक्र किया कि काफी पहले से, पिछले कई सालों से ये लॉकर चल रहा है। ऐसे कुछ लॉकर और भी कई इलाकों में चल रहे हैं, जिसमें अमूमन कई जो व्यापारी होते हैं वो अपना जो जोखिम भरा सामान होता है वो रखकर भी जाते हैं। ठीक है, राहुल अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे आउटपुट हेड हैं, सीधा उनका रुख करूंगा। राहुल, आपके पास क्या कुछ ज्यादा अपडेट, क्योंकि अब बीजेपी के एक और नेता हैं, देश के केंद्रीय कानून मंत्री, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 3:30 बजे। आजकल ऐसा लगता है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कोई बड़ा धमाका हो सकता है। केजरीवाल मीणा ने आज जो कुछ किया, उसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद वहां से भी कुछ निकल करके आए। आज सुबह की शुरुआत के साथ जिस तरह से एक एक पन्ना हम पढ़ते हैं तो उस चीज को समझ सकते हैं कि आज का दिन देश की राजनीति को मिला। लगता है राहुल की आवाज हमारे पास तक नहीं आ पा रही है, और एक बार वापस बीके शर्मा का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हैं जो कि जयपुर के सिविल लाइन से मौजूद है, दिनेश खुडनिया के घर के बाहर मौजूद है, उस बिल्डिंग के बाहर मौजूद है जहां पर ईडी ने डेरा फिलहाल डाला हुआ है। और एक बार वापस से उनका रुख करूंगा। बीके, आपने राहुल को सुना होगा कि अब केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीकानेर से सांसद भी हैं, वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा होगा ये इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया, लेकिन अब चर्चाओं में इस बात में वो आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसी मामले को लेकर बुलाई, तो अब सरकार पर हमला बोलना तो निश्चित है बीजेपी की तरफ से। देखिए दीपक, आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस ने इससे पहले भी कहा था कि हमको चुनाव बीजेपी से भी लड़ना है, साथ ही कांग्रेस ये ईडी से और इनकम टैक्स से भी चुनाव हमको लेकिन मुद्दा ये है कि यदि आप पाक साफ है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है तो डर किस बात का। बात यह है कि आपने अगर पेपर लीक मामले में अगर कांग्रेस के नेता शामिल है, ईडी के पास सबूत कहां से जुटाए जाते हैं। अगर सबूत है और आपके सारण उनका बयान देता है, वो किसी बीजेपी के या तो किसी दूसरे नेता का नाम क्यों नहीं लेता है? तो क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, आपके लोग, आपके कार्यकर्ता यदि इस तरह के मामले में जुड़े, उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो यदि कोई भी जो जांच एजेंसी है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करे, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये अभी क्योंकि ये तो चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो यहाँ ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, बना हुआ है, बीजेपी ने बना रखा है इसको, और बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे युवाओं का भविष्य प्रभावित होता है, और युवा बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। और क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित हुए हैं युवा, और पिछले अगर 2 चुनावों की बात करें तो उनमें भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, बीजेपी को जिताने में युवाओं का बड़ा योगदान है। तो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मुद्दा राजस्थान में
ये चुनावों में ये रहने वाला है पेपर लीक प्रकरण, और बीजेपी इसको क्यों ना भुनाए राजनीतिक ऐसे, क्योंकि ये उनको बैठे बिठाए ये मुद्दा मिला है ऐसे में, क्योंकि ईडी की जितने भी लोग निकल के आ रहे हैं उनमें कांग्रेस के नेता ही या फिर नेताओं से जो लिंक है वही लोग सामने क्यों निकल के आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है चुनाव में ये मुद्दा रहने ही वाला है, और जितना भी कोशिश किरोड़लाल मीणा कर रहे हैं, अर्जुन मेघवाल कर रहे हैं, जो भी कोई भी बीजेपी का नेता है इसमें क्यों पीछे रहे, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, राहुल अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका रुख करूंगा। राहुल, आपकी बात हमारे पास तक नहीं पहुंच पाई थी, आप किरोड़ीलाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में अब अर्जुन राम मेघवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे, पूरी बात अपनी बताइए। माना जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद कोई और जानकारी होगी। और आपको ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश में बीजेपी खासतौर पर बहुत एक्शन मोड, इलेक्शन मोड में तो पहले से थी, अब वो एक्शन मोड में है और अब वो कुछ कॉन्क्रीट दस्तावेजी सबूत लेकर के सामने आना चाहती है। और आज जो कुछ किरोड़ीलाल मीणा ने सामने रखने की कोशिश की है वो अपने आप में साबित करता है कि उनके पास बहुत कुछ, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मसाला है, जिससे कि वो ठीक है, कोई तकनीकी खामी की वजह से राहुल की आवाज़ हमारे पास तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हमारे साथ में बीके शर्मा लगातार जयपुर के सिविल लाइन से मौजूद है। एक बार मैं वापस सुनकर रुख करना चाहूंगा। बीके, राहुल की आपने बात सुनी होगी, इलेक्शन मोड में तो बीजेपी थी लेकिन अब एक्शन मोड में भी आ चुकी है, क्योंकि बैठे बैठा एक बार और नया अपडेट बीजेपी को मिल चुका है। देखो दीपक, ये बैठे बिठाए का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो ये लंबे समय से चला आ रहा था, केवल इसको चुनाव में कैश करने की जरूरत है। तो बीजेपी की जगह अगर कोई दूसरी पार्टी होती, अगर इसको ये परिस्थितियों को आप बदल दीजिए, कांग्रेस की जगह बीजेपी और बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस होती, तब भी परिस्थितियां यही रहती इसी तरह से, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर विपक्ष में है और कांग्रेस सरकार में है। तो सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है कि ये इस तरह का जो भ्रष्टाचार होता है, और खास तौर से आरपीएससी जैसी जो संस्था है जो युवाओं का भविष्य तय करती है, जो योग्य युवा हैं उनको मुकाम हासिल कराती है, और उसकी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता से गोपनीयता के साथ में परीक्षाएं हों, और ये जो योग्य युवा हैं उनको उनका भविष्य मिले, उनको सही मुकाम मिले। तो इस जाहिर सी बात है, यदि वहाँ पर ईडी की कार्रवाई होती है और ईडी को सबूत मिलते हैं, पुख्ता सबूत मिलते हैं, बयान यहाँ पर दर्ज कराए जाते हैं जो आरोपी हैं और वो नाम लेते हैं, तो ऐसे में यदि सबूत मिलते हैं और कोई इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे में ईडी अगर कार्रवाई करती है और कार्रवाई में दोषी पाए जाते हैं, तो ये तमाम बातें हैं कि वो सीधा सीधा सवाल सरकार के ऊपर, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके ऊपर उठाना ये लाजमी है। और जो भी विपक्ष में है उसको वो अगर ऐसे में मुद्दे को भुनाए और चुनाव में लेकर जाए तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। दीपक, बिल्कुल, तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि सामने मुद्दे आ चुके हैं और इसी को भुनाने के अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं लग चुकी है। और यही वजह है कि ईडी की कार्रवाई की शुरुआत से, जब डूंगरपुर और उदयपुर से ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, तो उसके ठीक बाद में जयपुर में किरोड़ीलाल मीणा भी काफी एक्टिव यहाँ पर नजर आए हैं। बीके, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन दर्शकों की जानकारी के लिए अब तक का पूरा घटनाक्रम हम बता दें कि ईडी ने आज सुबह से कार्रवाई करना शुरू किया है। दिनेश कोडनिया कांग्रेस के नेता हैं, आज उनके रिश्तेदारों के घर पर भी ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। ईडी ने जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर समेत 6 जगह पर कार्रवाइयाँ की है, यानी कि आधा दर्जन से ज़्यादा स्थान बताए जा रहे हैं अभी फिलहाल जहाँ पर यह कार्रवाई हुई है। ईडी की पूछताछ में भूपेंद्र सारन ने भी कई राज खोले हैं। ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारन टूट गया और उसके बाद में अपने ये खुलासे उसने कर दिए हैं। दिनेश कोडनिया की बाबूलाल कटारा को आरपीएससी मेंबर बनाने में बड़ी भूमिका रही है, इस बात के सबूत ईडी को मिले हैं। कोडनिया को कटारा मंथली जो रकम थी, यानी कि मासिक बंदी थी, वो पहुंचाया करता था, ये भी आरोप सामने आया है। प्रत्येक महीने निश्चित राशि का जो भुगतान था वो यहाँ पर हो रहा था। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। ढाका को भगाने और भूमिगत होने में भी मदद की गई। कोडनिया के बेटे के ससुर के घर भी ईडी की दस्तक देखने को मिली है। अशोक जैन के ठिकानों पर भी रेड जारी है। पेपर लीक में शामिल होने और पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत यहां पर ईडी को मिले हैं और उसी के बाद भी ये कार्रवाई की गई है। ईडी जल्दी कई बड़े लोगों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है। पेपर लीक में शामिल कुछ सफेद पोश भी अब ईडी के निशाने पर हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ हम हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब कुछ और लोग भी ईडी की जद के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ईडी लगातार कई मुद्दों को लेकर राजस्थान में जो जांच थी वो अपनी कर रही थी।
और इसी बीच में जो ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला था, इसमें जो भूपेंद्र सारंग था, जो कि ईडी की गिरफ्त में था, उसने कड़ी पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारंग टूट गया था और जो जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने आई है वो ये है कि दिनेश कोडानिया की बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाने में बड़ी भूमिका रही थी और ईडी को इस बात के सबूत मिले हैं और उसके बाद में ईडी ने इस कार्रवाई की शुरुआत यहां पर की है। अपडेट सामने आई है जहां पर ईडी को कई सबूत मिले हैं। कोडानिया को कटारा मंत्री जो रकम थी वो पहुंचाता था, सुरेश ढाका की महिला मित्र है, उसके ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। ढाका को भागने और भूमिगत होने में भी यहां पर मदद की गई थी। और पिंटू हमारे साथ में, हमारे सहयोगी गणपति प्लाजा से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करूंगा। पिंटू, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास है? क्या पुलिस पहुंच चुकी है गणपति प्लाजा? देखिए, पुलिस पहुंच चुकी है और इनमें किन का समय उस पर लेकर कार्रवाई की है। तो पुलिस ने कहा कि ये सिर्फ इनकम टैक्स ही कर सकता है, हमारे दायरे में ये चीजें नहीं है। तो किरोड़ीलाल मीणा ये इस बात का हवाला दे रहे हैं कि यहाँ पर जो एक लोकर है वो डीवाईटी के अधिकारी सीपी सिंह उनका है और उन पर ऑलरेडी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। तो एसीबी को आप बुला सकते हैं, जो एसीबी राजस्थान पुलिस के अंडर में आती है, और इसी बात को लेकर वो धरने पर बैठते हैं। पुलिस उनसे समझाने की कोशिश कर रही है कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जब तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एसीबी के अधिकारी नहीं आएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यहाँ पर आरोप लगाया कि जो डीओआईटी के अधिकारी हैं सीपी सिंह, उनके सहित कई ऐसे लोकर है जिनमें काला धन है, सोना है, पैसा है, साथ ही कई ऐसे लोकर है जो पिछले 10 साल से कभी खुले नहीं। तो उनको खुलवाया जाए कि उनके अंदर क्या है, किसका पैसा है, किसका सोना है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में भ्रष्टाचार का पैसा है। फिलहाल पुलिस उनसे समझाइश कर रही है और ईडी ऐसे मामलों में डायरेक्ट नहीं आती है। जब सूचना मिलती है, तथ्य होते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करती है। और इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का जो काम है वो बिल्कुल अलग है। ये अब पुलिस से और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपस में बातचीत चल रही है। पुलिस उनको समझाइश की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कि हमारे मामले में नहीं है, ना इन लोकर से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना इनको सील किया जा सकता है। लेकिन वो हवाला दे रहे हैं कि इसमें जो सीपी सिंह पर ऑलरेडी केस चल रहा है एसीबी में भ्रष्टाचार का, उनका इसमें लोकर है सीपी सिंह का। तो उसके तहत आप अपनी एसीबी को बुलाइए और इसी मांग को लेकर वो यहाँ कैसे लीगल भी हो सकता है आपके पास। लीगल होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्राइवेट लॉकर का ठिकाना पकड़ा है मीडिया ने, जो 1997 से चल रहा है। इसके मालिक शैलेंद्र गर्ग हैं। इनके पिताजी का नाम भीम सिंह गर्ग है, जो महका भारत अखबार चलाया करते थे। और इसमें 50 लॉकर ऐसे हैं जो मैंने जानकारी दी है, जिनको 10 साल हो गए अभी तक खोला ही नहीं गया। उसमें काला धन भी पड़ा है और सोना भी पड़ा है। और 50 लॉकर ऐसे हैं जो ऑपरेशन में हैं। तो इन 100 लॉकरों को खोल के काला धन और सोना जितना भी है उसको जब्त करने के लिए मैं राजस्थान की सरकार को कह रहा हूं। राजस्थान की सरकार के अंदर पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कर सकता है। तो मैंने उनको बताया इनकम टैक्स नहीं, आप भी कर सकते हो। और आप कैसे कर सकते हो कि इसमें डीओआईटी के अधिकारी सीपी सिंह जो जनरल मैनेजर है राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज में, उसका धन है, सोना भी है। और ये प्रकरण डीओआईटी को आपको पता है एसीबी में दर्ज है, इसलिए आप पहले एसीबी को बुलाओ। एसीबी उस पर्टिकुलर उन लॉकर्स को खोले जिसमें सीपी सिंह का पैसा और सोना रखा हुआ है, तब हम आईटी से बात करेंगे। पुलिस आगे की क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस सूचना दे रही है, तय कर रही है कि एसीबी को बुलाते हैं। तो एसीबी का इंतजार आप भी करेंगे? मैं भी करूंगा। मैं तो जब तक ये उगलेंगे नहीं सोना
और नकदी, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। आप तो प्रत्याशी होंगे विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव लड़ने नहीं जाओगे? अभी तो टाइम बहुत है। किसी पॉलिटिकल आदमी का लॉकर? अरे बाद में पता लगे, पहले ही मत खोली, इतना दबाव आ जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि लीगल लोगों के लॉकर हो और आप इस प्रकार से यहाँ पर कर रहे हो, तो कैसे लीगल भी हो सकता है आपके पास? लीगल होगी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यही तो है। अगर लीगल होंगे, लीगल है तो ये बताओ 50 लॉकर से मैं बुला दूं अंदर से जो इनको मैनेज करता है, 50 लॉकर ऐसे जो 10 साल से ऊपर बंद हैं, कोई आया ही नहीं, मर गया, क्या कर गया, या धन यहीं पड़ा हुआ है, तो उनको खोलो, क्या मामला है। तो आपने सुना यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा को, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रत्याशी बना दिए गए सवाई माधोपुर से। लेकिन इसी बीच में वो पहुंच चुके हैं जयपुर में, और जयपुर के जो गणपति प्लाजा जहां पर ये लॉकर बनाए हुए हैं वहां पर वो पहुंचे और इतने बड़े खुलासे उन्होंने यहां पर कर दिए हैं। पहले वो कह रहे थे कि डीओआईटी के कुछ अधिकारियों के लॉकर इसके अंदर हैं, लेकिन अब उन्होंने नामों का खुलासा भी कर दिया है। और इतनी बड़ी बात उन्होंने आगे बढ़कर कह दी है कि यदि गलत बात कर रहे हैं या ये लीगल है लॉकर्स, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाए। और राहुल अवस्थी हमारे साथ में जुड़े हुए, हमारा आउटपुट हेड है, सीधा उनका रुख करूंगा। राहुल, किरोड़ी लाल मीणा अपनी जिस राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं, चित परिचित अंदाज में वो बात करते हैं, आज वापस से वही अंदाज देखने को मिला है। और अब की बार तो उन्होंने ये भी कह दिया है यदि वो गलत है तो कार्रवाई कर ली जाए। राहुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैं आपको, आप तक आवाज आ रही? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा अपने पुराने अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते रहे। कभी उनका अंदाज बदला नहीं था, बस पार्टी बदली थी, अब वापस वो उसी पार्टी में है तो अंदाज वही पुराना वापस है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि वो टेक्निकली पूरी जानकारी लेकर के आए हैं। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस ने उनको कहा कि कार्रवाई हम नहीं कर सकते, या IT डिपार्टमेंट को कार्रवाई करनी होगी, तो उन्होंने नामजद तरीके से बताया कि ये व्यक्ति है, उसका पैसा यहाँ पड़ा हुआ है और कैसे आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर नोटों से ज्यादा सोना निकलने वाला है, यानी उनको इस बात का पूरा भान है, पूरी जानकारी है कि इन लॉकर्स के अंदर हो क्या सकता है। वो नाम भी जाहिर कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा था कि जैसे पुलिस सामने आएगी उसके बाद में मैं बताऊंगा कि वो कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने ये भी एक्सक्लूसिव बाइट जो समाचार प्लस को दी उसमें ये चीज बताई कि साहब कौन वो व्यक्ति है जो जिसको वो जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, उसके अलावा और कौन कौन से लोग हो सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से आगे बढ़ते हुए पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने वाली, क्योंकि उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा ने तो ये रास्ता बता दिया। खास बात यह है कि वो जिक्र करते हुए ये जरूर कह रहे थे कि ये सारी चीजें मैं राजस्थान सरकार को हैंडओवर कर रहा हूँ, यानी ये सारी चीजें मैं राजस्थान सरकार को देता हूँ। अभी ये राजस्थान सरकार को करना है कि वो कार्रवाई करती है नहीं है, यानी कि एक बार फिर से उन्होंने बेहतरीन टेनिस खेलते हुए गेम्स राजस्थान सरकार के कोर्ट में डाल दिए कि वो भ्रष्टाचार को लेकर कितने गंभीर है और क्या वो कार्रवाई करते हैं या नहीं, और क्या वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, दिनेश खोटनिया जो है, जिनके लिंक्स मिल रहे हैं और सागवाड़ा में कार्रवाई चल रही है, वो अपने घर पहुंच गए हैं सागवाड़ा, और उनसे हमने आधिकारिक जानकारी लेने की कोशिश की, उनका बयान जानने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा साहब मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूं। आज आपको याद होगा सुबह के दिन की शुरुआत ही अशोक जैन के घर पर कार्रवाई के साथ में हुई थी, और नाम सीधे जुड़ा था दिनेश खुडनिया से। और अब जानकारी ये है कि दिनेश खुडनिया पहुंच गए हैं सागवाड़ा, लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। बार बार हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी बयान, कोई भी जानकारी अपनी तरफ से हमारे साथ साझा नहीं की। और अब तो वो मेरे सहयोगी प्रवेश जैन ने बताया कि अब वो फोन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। दीपक, ठीक है। राहुल, ACB के पाले में गेंद फेंकने की कोशिश अब पुलिस ने कर दी है। किरोड़ी लाल मीणा को वो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पर आप जाकर शिकायत दर्ज करा दीजिए। तो अब ये मामला क्या एजेंसियों के बीच में एक दूसरे के मतलब पाले में गेंद डालने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाएगा? ये अगर आचार संहिता से पहले होता तो ये चक्की घूम सकती थी, ये गोल चीजें हो सकती थी, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है। और इसके बाद का आपको पता है कि कार्यक्रम अलग होता है, रास्ते अलग होते हैं, उन रास्तों पर चलने वाले बचड़ते वैसे ही हों, लेकिन उन रास्तों पर चलने वालों के पास ताकतें अलग हो जाती हैं। सरकार अब उस भूमिका में नहीं है जैसे कि आज से 2 दिन पहले आचार संहिता लगने से पहले हुआ करती थी। आप देखेंगे ये बहुत समझदारी की, मैंने कहा ना कि इस खिचड़ी को बहुत तरीके के साथ में ठंडा किया गया है, उसमें अब घी डालने का इंतजार है। और हो सकता है उसके साथ में कहते हैं ना खिचड़ी के 3 यार, पापड़, घी और अचार, अब वो पापड़ और अचार का भी इंतजार हो रहा है। हो सकता है थोड़ा घुमाने की कोशिश हो, लेकिन अब उतना घूमना संभव नहीं है। ये चीज जिस कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ में किरोड़ी लाल मीणा छाती ठोक कर दावा कर रहे हैं,
उसके बाद में कोई चीज ऐसे निकल करके चली जाए हाथ से तो वो होगा नहीं। और किरोड़ी लाल मीणा उस तरह के नेताओं में जाने भी नहीं जाते जो अपने हाथ में मुट्ठी बंद करें और उसके बाद में मुद्दे निकलने दें। दीपक, बिल्कुल, चलिए राहुल आप बने रहिए हमारे साथ में बीके शर्मा भी जुड़े हुए हैं जयपुर के सिविल लाइन से, वो पहुंचे हुए दिनेश खुडनिया के घर पर। एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा। बीके, आप भी दिनेश खुडनिया के घर के बाहर मौजूद हैं, सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है, ईडी की टीम भी पहुंची हुई है, लेकिन इस बीच दिनेश खुडनिया डूंगरपुर पहुंच चुके हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है। क्योंकि यहाँ आमतौर पर जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने मना कर दिया है। आमतौर पर जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे जो बातचीत हुई है उन्होंने मना कर दिया है कि हमारे पास इसकी कोई चाबी नहीं है और यहाँ अभी तक इसको इनके फ्लैट को नहीं खोला गया है। और अभी ऊपर इसके कुछ और अधिकारी भी इस बीच में यहाँ पर पहुँचे हैं और उनकी शायद उन्होंने कोई इनपुट लिया है या विशेषज्ञ लिखित में परमिशन ली जाती है ईडी के ऊपर से अधिकारियों की ओर से। यदि उनके पास वो परमिशन आ गई तो यहाँ पर 4th फ्लोर पर जो खडानिया है उसका फ्लैट है तो वहाँ पर फिर कार्रवाई होगी। एक और बात मैं बता दूं कि यहाँ पर इतने ये बात बिल्कुल सही है कि जो गणपति प्लाजा में लॉकर है उनमें बहुत से ऐसे लॉकर हैं जो 10-15 साल से खुले ही नहीं है। और इसको देखते हुए यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उन्होंने तो अपने यहाँ एक प्रक्रिया अपनाई है कि वो पहले एक फंड जमा करते हैं, एक एफडी करते हैं और जिससे उस एफडी के ब्याज से उनको महीने का किराया मिलता रहता है लॉकर का, यदि कोई लॉकर को बाद में पैसा नहीं जमा कराता। लेकिन यहाँ ये प्रक्रिया उस समय नहीं थी, तो ऐसे बहुत सारे लॉकर हैं गणपति प्लाजा के अंदर जिसमें 10-15 साल से कोई भी पैसा ना तो उन्होंने उसका किराया दिया है, ना ही उसमें कोई लेने आया, ना उसमें से कोई निकालने आया। बीके एक बार मैं रोकना चाहूंगा। बीके, आपके ठीक पीछे जो दरवाजा काफी देर से बंद था वो दरवाजा मुझे खुला हुआ नजर आया आपकी बार। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे फ्लैट हैं इसके अंदर 15-20 फ्लैट हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। तो ये कोशिश ये की जा रही है कि जितने दूसरे लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो कुछ लोग निकले हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि वो अब इन्होंने अभी गेट को फिर से बंद कर दिया है सीआरपीएफ के लोगों ने। और क्योंकि मीडिया के और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं तो लेकिन उनको कोई परेशानी हो इसकी कोशिश की जा रही है कि दूसरे जो लोग रहते हैं उनको कोई परेशानी हो, उनको आने जाने के लिए इसको दरवाजे को खोला जाता है। लेकिन यहाँ पर उनसे संबंधित जो ईडी की लोग अभी 4th फ्लोर पर हैं वहाँ पर ये संभव ये जानकारी भी मिली है कि उनके पास कोई इनपुट आया है, कोई परमिशन आई है और हो सकता है कि इस समय उसका ताला तोड़ दिया गया हो फ्लैट का। ठीक है बीके, और क्या कुछ अपडेट ईडी की तरफ से आपके पास कुछ आई हो अपडेट की ईडी कुछ और कार्रवाई कर सकती हो आगे, दूसरे लोगों तक भी पहुंचने की तैयारी में हो? ये दीपक ये बिल्कुल है कि ये जो सारण के जितने सबसे बड़ा ये जो दूसरा चरण है, ये अब जो वर्तमान जो चरण है ये शुरू हुआ है चारण के बयानों के बाद जो ईडी ने रिमांड पे लिया। रिमांड पे लेने के बाद में जिसका उन्होंने खुलासा किया उस रिमांड के दौरान उसी में ये सारी चीज़ें ये दिनेश खडानिया का और इनके जो बेटे के ससुर हैं यानी इनके समधी हैं उनके यहाँ भी और बहुत से और भी लोग की ये वो मंथली पैसा पहुँचाया जाता था। लेकिन आपको एक संकेत मैं साफ साफ देता हूँ कि इस माध्यम से आने वाले दिनों में और बहुत जल्दी ही आने वाले ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे उसमें जल्दी ही कुछ बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोगों तक भी ईडी इस प्रकरण में पेपर लीक मामले में भी पहुँचने वाली है। दीपक ठीक है, पिंटू सिंह मेरे सहयोगी गणपति प्लाजा से मेरे साथ जुड़े हुए, एक बार मैं उनका रुख करना चाहूंगा। कई बड़े लोगों तक पहुंच सकती है ईडी अब आगे। पिंटू, ये जानकारी बीके यहां पर दे रहे हैं, क्या कुछ ज्यादा अपडेट आपके पास गणपति प्लाजा वाले मामले को लेकर? देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच गए, उनसे समझाइश की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस बात पर अड़े हुए हैं कि एसीबी यहाँ पर पहुंचे और पूरे मामले पर कार्रवाई करे, जिन लोगों का काला धन है उसको जब्त किया जाए और उन लोगों से पूछताछ की जाए। इसको लेकर वो यहाँ पर अड़े हुए। उन्होंने कहा कि जब तक एसीबी के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे और उनका कहना है कि पुलिस ने एसीबी के अधिकारियों को सूचना कर दी। अब देखना ये कि कितनी देर में एसीबी के यहाँ पर अधिकारी पहुंचते। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले चाहते थे कि इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे जो इन पर कार्रवाई करे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है। मामला ये है कि यहाँ पर जो सीधे तौर पर आरोप लगाया गया कि वो सरकार के कई ऐसे अधिकारी हैं जिनका यहाँ पर काला धन है और भ्रष्टाचार के पैसे यहाँ पर रखे गए। साथ ही कई ऐसे अकाउंट है, लॉकर्स है जो पिछले 10
10 सालों से अधिक समय से नहीं खोले गए हैं, तो उनकी जांच की जाए कि कितना पैसा है, क्या काला धन है, तमाम चीजों को लेकर उनका आरोप है कि करीब 500 करोड़ रुपए और बड़ी तादाद में सोना यहाँ पर रखा गया है, जो पूरी तरीके से काला धन है। और उसी बात को लेकर वो यहाँ पर अड़े हुए और धरने पर यहाँ पर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, जब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा। और जिन खासतौर पर एक बड़ा सीधे तौर पर इन्होंने आरोप लगाया है, जो DOIT के अधिकारी है सीपी सिंह को लेकर इन्होंने आरोप लगाया कि सीपी सिंह के यहाँ पर लोकर है और तमाम उन्होंने जानकारी यहाँ पर रखी कि किस किस के ये लोकर है और वो किन किन पोस्ट पर काम करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज कह सकते हैं कि आज एक तरफ ईडी की कार्रवाई और दूसरी तरफ गणपति प्लाजा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये छापा। तो सरकार की जरूर मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए तमाम ये लोग हैं, अधिकारी हैं, जिन पर लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले से आरोप लगाते रहे। सीपी सिंह को लेकर पहले भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़े आरोप लगाए थे कि कई ऐसे इलीगल जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई है और DOIT में जो घोटाला हुआ है, जो अभी हाल ही में जो बड़े प्रोग्राम्स हुए थे DOIT के, उनके पैसे का गबन किया गया और उस पैसे के गबन से काला धन है जो अलग अलग जगह डॉक्टर सीपी सिंह है उनकी तरफ से लगाया गया है, उसी को लेकर आरोप है। और आज एक और बड़ा गंभीर उन पर आरोप लगाया कि जो लोकर है उनमें सीपी सिंह का पैसा है और उसी को लेकर यहाँ पर बैठ गए। अब इंतजार है कि कौन से वो अधिकारी आते हैं, क्या आगे कार्रवाई होती है। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर डटे हुए हैं। जी पिंटू, ठीक है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई को सियासत से जोड़ नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चूंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, तारीख तय हो चुकी है कि 25 तारीख को चुनाव होने हैं, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और इसी बीच में राजस्थान की जो सत्ताधारी दल है उस दल से जुड़े हुए कुछ नेताओं के यहाँ पर भी ईडी दस्तक दे देती है, तो लिहाजा सियासत से जोड़ना कार्रवाई को लाजमी हो जाता है। किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस नेता हो चाहे विपक्षी नेता हो, लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईडी और इनकम टैक्स जो केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, तोते की तरह काम कर रहे हैं और अब राजस्थान में इनकी कार्रवाई बढ़ेगी, वो पहले से लगातार ये कह रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो ईडी राजस्थान में चाहे वो जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण की मामले हो, चाहे तमाम DOIT की बात हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उनकी कार्रवाई काफी देखने को मिली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा दीपक, जब चित्तौड़गढ़ में एक सभा थी तो उन्होंने कहा था वहां पर कि लोग सवाल खड़े करते हैं लेकिन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद संकेत मिले थे कि राजस्थान में आगामी दिनों में और तेजी से कहीं ना कहीं ईडी कार्रवाई कर सकती है। जो मंत्री है राजेंद्र यादव, आपको याद होगा, उनके भी यहाँ पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। तो अब कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के लिए जरूर है, कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर है, क्योंकि जिन लोगों पर कार्रवाई हो रहे हैं, कुछ लोग सरकार के अधिकारी हैं, कुछ लोग सरकार नेता है, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और सियासत से जोड़कर पिंटू मैं रोकूंगा आपको, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि प्रवेश जैन डूंगरपुर से हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ गए। एक बार मैं उनका रुख करूंगा। प्रवेश, आपके पास क्या कुछ ज्यादा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जानकारी है कि दिनेश खोड़निया पहुंचे हैं सागबाड़ा। बताना चाहूंगा कि दिनेश खोड़निया अभी उदयपुर से सागवाड़ा पहुंचे हैं, जहाँ पे ईडी द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। तो उन्होंने बताया कि इसमें मेरा किसी तरह का कोई रोल नहीं है, अगर कोई होता है तो मैं ईडी का साथ में जो भी कार्रवाई होगी उसमें सपोर्ट करूंगा। प्रवेश, जानकारी तो ये भी मिली है कि जो दिनेश खोड़निया है उनके रिश्तेदारों के यहाँ पर भी ईडी की दस्तक हुई है, ईडी ने कार्रवाई करने की जो तैयारी है वो कर ली है, पहुंची ईडी। जमाई साहब हैं जहाँ पे उनके घर पे भी के लिए ईडी के लिए दस्तावेज संभाल भी है और किस जगह क्या लेन देन हुई है सारी चीजों की मामले की जानकारी दे रही है। बिल्कुल, तो प्रवेश यहां पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो दिनेश खोड़निया ने कहा है कि यदि ईडी कार्रवाई कर रही है तो मैं जांच में सहयोग करूंगा, इस तरीके की बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन निश्चित तौर पर उनके लिए मुसीबतें यहां पर बढ़ गई है, क्योंकि उनके रिश्तेदारों के यहां पर भी ईडी ने दस्तक दे दी है। बीके शर्मा भी मेरे साथ में लगातार जयपुर के सिविल लाइन से जुड़े हुए हैं, दिनेश खोड़निया के जयपुर में जो घर है उस घर के बाहर से वो मौजूद हैं। बीके, कुछ नई अपडेट आपके पास आई है? क्योंकि कुछ देर पहले जब आपसे बात हमारी हो रही थी तब आप बता रहे थे कि ईडी के अधिकारी उस 4th फ्लोर पर मौजूद है जहां पर कि दिनेश खोड़निया का जयपुर के सिविल लाइन्स में फ्लैट है। हाँ, अभी तक ये दीपक कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पर इसको ताला खोला जाए और चाबी से ताला खोला जाए, चाबी को उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अभी ये अपडेट है कि
यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने, लेकिन अभी ये अपडेट है कि यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने इनपुट जो ऊपर से अनुमति ली जाती है, जिसमें कि ताला यदि लगा हुआ है किसी परिसर का तो उसकी यदि चाबी नहीं मिलती है, या फिर जो जिसके ऊपर आरोप लगे हुए होते हैं, जो इसका परिसर होता है वो चाबी देने से इनकार करता है, तो ऐसी परिस्थिति में विशेषाधिकार के तहत ईडी उसका ताला तोड़ सकती है। उसमें तो उसकी प्रक्रिया यहाँ पर थोड़ी देर पहले इन्होंने अपनाई गई है, क्योंकि ये 4th फ्लोर पर है, वहाँ जाना एक तरह जा नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि कैमरा मीडिया अलाउ नहीं होता, तो इसलिए। लेकिन अब वहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ताले को शायद तोड़ दिया गया है। दीपक।